नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं तरुणा। आज मुद्दा ऑन टाइम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे को लेकर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। बता दें, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुआ 200 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लग रहा है, जिसकी जांच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब ईडी की ओर से की जा रही है। इस पर सियासत गर्मा गई है। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। ईडी का एक्शन, सियासी रिएक्शन, शराब घोटाला मास्टरमाइंड कौन, कवासी का बयान मास्टरमाइंड कौन है घोटालेबाज, क्या ईडी खोलेगी राज? ईडी का एक्शन, हंगामा क्यों है बर्पा, घोटाले की आंच, लखमा की जांच, पूछताछ और ईडी का छापा, छत्तीसगढ़ में चढ़ा सियासी पारा। ईडी ने शिकंजा कसते हुए बीते दिनों शनिवार को आधे दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें से कांग्रेस के शासन में मंत्री रहे कवासी लखमा के 4 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के साथ साथ उनके बेटे हरीश लखमा और उनके करीबियों के घरों में भी ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद अब प्रदेश में राजनीतिक सियासत तेज हो गई है, क्योंकि शराब घोटाले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब शिकंजा पूर्व मंत्रियों पर भी कसने लगा है। ईडी रेड को लेकर अब कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि घोटाला कैसे हुआ है उन्हें पता नहीं है, उन्हें मीडिया के माध्यम से पता चला है। वे अनपढ़ है, उन्हें अधिकारियों की ओर से फाइल दी जाती, उसको अपने पीए से पढ़वाते थे, उसके बाद हस्ताक्षर करते थे। वहीं कांग्रेस की ओर से ईडी की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होना है, इसलिए ये घेराबंदी की जा रही है। घोटाला हुआ है, तो मामला चल रहा है, उसको लेकर आपको कोई जानकारी थी कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है? वही पूछ रहे थे, तुमको जानकारी थी कि नहीं? शराब घोटाले से सवाल पूछे आपसे। हाँ, घोटाला हुआ है बोले, मैं घोटाला बोला रहा, टीवी में पेपर में देखा हूँ, मेरे सामने तो आया नहीं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो फिर पार्टी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किसमें कराते थे वो नहीं पता। तो आपके ओएसडी के ऊपर भी कार्रवाई कल की गई, उनको भी हिरासत में लिए गए। जयंत देवांगन का नाम लिए, तो मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे। नगर पालिका 1 सुकमा, दोरनापाल, कोंटा नगर पंचायत कांग्रेस के कब्जा में है। कोंटा जनपद और सिंगड़ जनपद कांग्रेस के कब्जा में है। इसलिए चुनाव को देखते हुए दबाव करके, बदनाम करके, मतलब राजनीति का लाभ उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार एक कर रही है। मेरा सीधा आरोप है। कवासी नेता कवासी लखमा के यहाँ ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है। जब जब छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को टारगेट किया जाता है। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम आदिवासी नेता, लोकप्रिय आदिवासी नेता कवासी लखमा के घर ईडी की कार्रवाई की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, उनको बेनकाब करेंगे। वहीं इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि एक ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और वह इनपुट के आधार से कार्रवाई करती है। ईडी अपने इनपुट के हिसाब से कार्रवाई कर रही है। कुछ भ्रष्टाचार के मामले बस्तर से आए हैं, ऐसे में हो सकता है कुछ न कुछ दाल में काला है। ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है, जांच एजेंसी है और निश्चित रूप से इनपुट के आधार पर वो जांच के लिए जाती है। कवासी लखमा राजनीतिक परिवार रहा है पूरा, और लखमा परिवार के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ जनता के बीच चर्चा का विषय रहता है, अखबारों में आता है। और झीरम घाटी के समय भी
जनता में चर्चा का विषय था कि कवासी लखमा अकेले बच के कैसे निकल गए, उन्हें एक मोटरसाइकिल कैसे मिल गई। ये मेरा आरोप नहीं है, जनता कहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो इनपुट के आधार पर है, और वो मंत्री भी रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी बस्तर क्षेत्र में आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ दाल। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र पटेल और कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम निपेंद्र पटेल जी का रुख करेंगे। निपेंद्र जी, जैसे कवासी लखमा ने मीडिया के सामने कहा और बयान भी दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं अनपढ़ हूं और अधिकारियों ने उनसे फाइल पर साइन करवाए हैं, तो क्या वह जांच के दायरे से हट जाते हैं क्या? मेरी आवाज आ पा रही है आपको? चलिए आशीष जी, जैसा कि देखा गया है कि कवासी लखमा कहते हैं कि घोटालों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई थी और उसी को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, और एक तरफ वो बोलते हैं कवासी लखमा कि मैं अनपढ़ हूं, तो क्या ये इनका जो बयान है वह विरोधाभासी बयान नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कवासी लखमा जी ने जो बात कही वो ये समझाना चाह रहे थे कि जो उनका वर्किंग प्रोसेस था कि वो किस तरीके से अधिकारियों से फाइल डिक्टेट करवाते थे और डिक्टेट करने के बाद वो सिग्नेचर करवाते थे, वो उस पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। निश्चित रूप से वो कभी भी ऑफेंडेबल नहीं है और वो विरोधाभास नहीं है। बात यह है कि ईडी अगर सरकारी एजेंसी है, निष्पक्ष जांच कर रही है, तो सवाल ये उठता है कि ये ईडी हर बार कांग्रेस के बड़े नेताओं को देश भर में चुनाव के पहले ही क्यों रेड मारती है? चुनाव के पहले ही ऐसा इनपुट कहां से इंटेलिजेंस को आ रहा होता है? क्या बीच में कोई इंटेलिजेंस को रिपोर्ट नहीं आती या ऐसी कोई चीज ईडी नहीं करती? और क्या पूरे देश में सिर्फ गैर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता और व्यवसायी ही घोटाला कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और देश के पैसे को कहीं और भेज रहे हैं, जिसके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर को रखा गया है? देखिए, ईडी घोटालों की जांच क्यों कर रही है, इस बात से भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग और देश का पैसा जब बाहर चला जाता है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट अभी तक तो भाजपा की सरकार से पहले उसी के लिए काम करती थी। अब जो है सीबीआई का काम भी मेरे को लगता है ईडी ने ही देख लिया, ईडब्ल्यू स्टेट का काम भी ईडी ने ही ले लिया, ऐसा लग रहा है। जी निपेंद्र जी, जैसे कि जो कवासी लखमा है, मीडिया के सामने उन्होंने चर्चा की थी और अपना बयान भी दिया था, कहा था कि मैं अनपढ़ हूं और अधिकारी मुझसे साइन करवा लेते हैं, तो क्या वह जांच के दायरे से हट जाते हैं? निपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आशीष जी, जैसा कि क्या छत्तीसगढ़ में ये जो घोटाला हुआ है सबसे हाई प्रोफाइल घोटाला है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को समझने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है कि जिस तरीके से घोटालों का आरोप लगाकर इतने सारे छापे मारे गए, इतने सारे लोगों को जेल में रखा गया, अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि किसी पर आरोप सिद्ध हो गया हो, या इससे पहले भी जो ईडी देश भर में कार्रवाई करती आई है, फिर अचानक से वो नेता अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जैसा हमने देखा है केंद्रीय लेवल पर देश में, तो फिर क्या होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हेमंत विश्व शर्मा हो गए और अशोक चौहान हो गए, बहुत सारे ऐसे नेता हमने देखे हैं जो बीजेपी ज्वाइन करते साथ ईडी के जांच के घेरे से भी बाहर आ जाते हैं, घोटालों का नाम खत्म हो जाता है, उन घोटालों की बातचीत न मीडिया में रह पाती है, न आम जनता के बीच रह पाती है, वॉशिंग मशीन बढ़िया चलती है, सब कुछ साफ हो जाता है। तो इस बात को आंकना कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है कि जो ये कार्रवाई ईडी की है वो द्वेषपूर्ण है, एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करके एक पर्टिकुलर पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही सच्चाई है जी। वहीं जैसे कि देखा जा रहा है कि पहले भी जो ये कार्रवाई है वो अभी से नहीं चल रही है, वो 1 साल से कार्रवाई चल रही है और इसमें जो 12 आरोपी है वो भी जेल में बंद है, और इस पे जो मेन है इसको लेकर आपको क्या कहना है?
जी मैं ये कह रहा हूँ, एक साल नहीं, एक साल पहले से, जी। मतलब मेरे को लगता है 2.5-3 साल हो गए ईडी को छापे मारते हुए। इतने सारे जगह ईडी ने छापे मारे थे। जब उस समय पे नगरीय निकाय चुनाव आया था बीच में, तो छापे फिर से शुरू हुए। फिर विधानसभा चुनाव जब आने वाला था, तो 6 महीने पहले से छापे, 1 साल पहले से छापे मारने शुरू किए, और आखिरी में तो इतने छापे पड़े कि मुझे लगता है मैंने देश में पहले कभी नहीं देखा था कि ईडी छोटे छोटे दफ्तरों में जाकर, और एक ऐसे, देखिए ईडी हमेशा ही बड़े मामलों, बड़े घोटालों में के जांच करते हुए पाई गई है, और उस पे जो है तहकीकात करते हुए पाई गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईडी को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है। अब 1 साल से अगर ईडी ने इतने लोगों को रखा हुआ है जेल में, तो पहले उन लोगों पर आरोप सिद्ध होता है, ऐसी कोई चीज सामने आती बाहर। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव सामने है, कवासी लक्ष्मा जो कि पूर्व मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बड़ा नाम है, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके यहाँ छापे मारने से निश्चित रूप से उनके इमेज को हानि होगी, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि पब्लिक नरेशन ये फैल पाए, पब्लिक में ये बात स्टैब्लिश की जा पाए कि इनका कहीं ना कहीं घोटाले से कुछ ना कुछ लेन देन है, और ये चुनाव में वो इनकेश कर पाए। यही एक स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, जो हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं। जी, जो कवासी लखमा जो नाम है वो काफी बड़ा नाम है, और देखा जा रहा है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव तो काफी ज्यादा छोटे हो जाते हैं, फिर ईडी की कार्रवाई की। एग्जैक्टली। और जी, लेकिन कवासी लखमा बड़े नाम होने के साथ साथ नगर पंचायत और ये चुनाव जो होने वाला है, उस चुनाव को जीतने में और जीत दिलाने में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भी व्यक्ति हैं। एक वो लीडर है, और उस पूरे जोन, पूरे एरिया, पूरे रीजन को वो संभालते हैं और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाते हैं। और वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें मिली है सर्वे पे, वहां कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और पिछले 1 दशक से, चाहे सरकार में हम रहे हो या ना रहे हो, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। जी, हमारे साथ निपेंद्र जी, जैसा कि जो कवासी लखमा है, मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है कि मैं अनपढ़ हूं और अधिकारी जो है वो मुझसे साइन करवा लेते हैं, तो वो क्या जांच के दायरे से हटना चाहते हैं क्या? नमस्कार जी, मेरी आवाज आपका तारी है? जी जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से शराब घोटाला उजागर हुआ, शराब घोटाले में कांग्रेस नेता, ब्यूरोक्रेसी और कांग्रेस से जुड़े हुए राजनेताओं की जब गिरफ्तारी हुई, ईडी की जांच जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद में जो तत्कालीन आबकारी मंत्री है, अब जांच की धारा जो है वो जब ईडी का आगे बढ़ा है तो कवासी लखमा तक पहुंचा है, और उनका ये कहना कि मैं अनपढ़ हूं और मुझे कुछ भी नहीं पता, ये सरासर जो है वो अपने आरोपों से बचने का एक तरीका है। देखिए, ईडी जो है वो धन शोधन की जांच करती है, जिन्हें आशीष जी ने जो कहा कि ईडी जो है घोटालों की जांच करी। देखिए, पिछले कई महीनों से जो छत्तीसगढ़ में जितने भी जो घोटाले हुए हैं, चाहे वो चावल घोटाला हो, महाप्रवेश घोटाला हो या शराब घोटाला हो, इस घोटाले में लिप्त कांग्रेस नेता और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए और इनसे जो कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ जो और स्थानीय नेता हैं, उनको कई महीनों से जमानत तक नहीं मिल रही है। अब ये ना कह दें कि क्या बोलते हैं, न्यायपालिका भी भाजपा से मिली हुई है, आशीष जी ये ना कह दें कि न्यायपालिका भी भाजपा से मिली हुई है इसलिए उनको जमानत नहीं मिल रही है। देखिए, ईडी की जांच में और उनके पास में ऐसे दस्तावेज होंगे जो अदालत में सबूत के तौर पर जो है पेश किए गए हैं, इसलिए अदालत उनको जमानत नहीं दे रही है। और जहां तक स्थानीय निकाय चुनाव की बात है, तो ये इसको स्थानीय निकाय चुनाव से जोड़ना कांग्रेस की जो है वो एक तरह का आरोप है, और ये आने वाले समय में जो हारने वाली है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव, उसकी खींच दिखती है। जी, आशीष जी, जैसे कि अभी बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस के नेता है वो जैसे शराब घोटालों में काफी ज्यादा लिप्त होते हैं, जमानत नहीं मिल रही है उनको, ऐसा बीजेपी का आरोप है। देखिए, अभी मेरे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जो कह रहे थे, उन्हीं की बातों में काफी सारे जवाब छुपे हुए थे। और मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक घोटाले की बात करी, महादेव घोटाला। थोड़े दिन पहले हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मीडिया में बयान देते हुए नजर आए थे कि हमने दुबई में सौरभ चंद्राकर को पकड़ लिया है, आने वाले हफ्ते 10 दिन में सौरभ चंद्राकर भारत लाया जाएगा, रायपुर लाया जाएगा और जेल की सलाखों के अंदर होगा। सच्चाई ये है
कि सौरभ चंद्राकर जो सरगना माना जाता है महादेव रथ का, वो अपने घर पे 15 दिन पहले प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम कराता है। प्रदीप मिश्रा जी इतने सम्मानित व्यक्ति देश के, क्या यहाँ की एजेंसीज को पता नहीं था कि वो सौरभ चंद्राकर के घर दुबई जा रहे हैं कथा वाचन करने, और वहां वो कथा सुनाते हैं और वो कथा पूरे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है। गंदा मजाक बनाया गया महादेव रथ का। और इसके साथ साथ आरोपों की बात करूं तो गृह मंत्री अमित शाह जी पर जिला बदर का आरोप लगा। कोल घोटाले और 2G घोटालों को भी हमने देखा कि उसका क्या रिजल्ट आया। आखिर में सबको क्लीन चिट देनी पड़ी। हम कभी नहीं कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर हम न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया में जो समय लग रहा है उस समय को डिले करने के लिए जो संभव प्रयास किया जा सकता है वो भारतीय जी आशीष जी, इसका जवाब हम निपेंद्र जी से लेंगे। उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले जो ये छत्तीसगढ़ में घोटाला चल रहा है, शराब घोटाला, 22 करोड़ का घोटाला देखने को मिल रहा है, और इस पे जो कार्रवाई है वो काफी लंबे समय से चल रही है और अभी ईडी कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये छत्तीसगढ़ का सबसे हाई प्रोफाइल घोटाला माना जाए? लेकिन निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल घोटाला तो है, क्योंकि चुनाव के पहले सबसे बड़ी गूंज यदि किसी की हुई थी तो मुझे लगता है शराब घोटाले की ही हुई थी, और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को बड़ी आक्रामकता के साथ में घेरा था। और ये जो पूरा घोटाला हुआ उसको लेकर के बाद में भी लगातार कार्रवाइयां होती रही, और अभी देखिए फिर से ये कार्रवाइयां हो रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के लगातार ईडी जो है वो एक्टिव है, और जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भ्रष्टाचार को लेकर के और जिस प्रकार से धन शोधन को लेकर के जो सारी चीजें हुई उसको लेकर के भाजपा जिस प्रकार से लगातार हमलावर थी, तो सरकार में आने के बाद इस प्रकार के एक्शन होना वो जो है वो सीधे तौर पर दिख रहे थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो इस प्रकार के एक्शन लगातार देखने को मिलेंगे। तो ये देखने को मिल भी रहा है कि अभी देखिए पूर्व मंत्री के यहाँ पे ईडी का छापा है, उनके सहयोगियों के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, और जिन मंत्री का छापा पड़ा है वो आबकारी मंत्री से। अब उनका जो बयान जिस प्रकार से आ रहा है वो निश्चित रूप से हास्यास्पद हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की बातें नहीं होती कि आप मंत्री के रूप में एक शासन के जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में काम कर रहे थे, और उसके बाद आप ये कहें कि मैं निरक्षर हूँ, मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे जहां कहने साइन करने कहा गया मैंने साइन कर दिया। तो आपने साइन किया मतलब आप निरक्षर तो कतई नहीं है, आपको अपना नाम लिखना तो निश्चित रूप से आता है, तभी आपने साइन किया होगा। तो ये बात निश्चित गलत नहीं करती है, लेकिन इसमें क्या हुआ है हुआ है ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से ईडी की जांच और आगे बढ़ेगी उसमें कितनी संलिप्तता इनकी है कितनी नहीं है वो आने वाले समय में पता चलेगा। जी निपेंद्र जी, जैसे कि क्या कोई अधिकारी किसी मंत्री को अंधेरे में रख सकता है और फाइल पे साइन भी कर सकता है? देखिए, कवासी लखमा जी इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, राजनीति में पिछले कई सालों से है, और क्या बोलते हैं, क्या ऐसा संभव है कि किसी मंत्री को, वरिष्ठ मंत्री को अधिकारी अंधेरे में रखें, उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी ना हो? क्या उनके आसपास कैसे उनके ही पार्टी के विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है जो अधिकारी जो साइन कराने के लिए लेके आ रहे हैं वो उनको पढ़कर सुना सकें? देखिए, ये सरासर जो है वो कवासी लखमा जी अपने उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं या ईडी की जांच है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्होंने जहां तक अभी आशीष जी ने कहा महादेव सत्ता एक घोटाले की बात दुबई से जो है वो भूपेश बघेल जी लाने वाले थे करके, अरे देखिए ये विदेश विभाग का और भारत सरकार का मामला है, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की भूपेश बघेल जी कैसे ला सकती है? भूपेश बघेल जी ने नहीं लाया था, मुख्यमंत्री शाह जी ने कहा था सर। और महादेव सत्ता एक घोटाले की जांच कांग्रेस नेताओं तक और मुख्यमंत्री तक भी पहुंची है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी देखिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है वो इनमें संलिप्त पाए जाएंगे और उन पर आरोप भी तय होगा। जहां तक इन्होंने कहा कि ईडी की जांच जो है वो सिर्फ कांग्रेस नेताओं तक है, तो अभी तो एनडीए सरकार में शामिल चिराग पासवान की पार्टी के भी एक बड़े नेता के ऊपर भी ईडी की जांच हुई है। और देखिए जो कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या बोलते हैं, कांग्रेस के नेता जो भाजपा में शामिल हुए हैं, जब तक कांग्रेस में थे इन्होंने घोटाले का बचाव किया कि हमारे नेता ने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और घोटाला नहीं किया। जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो गए अब ये कहते हैं कि क्या वो उनके दाग धुल गए हैं करके। ये दोहरा रवैया या फिर दोहरी मानसिकता वाली बातें कांग्रेस नेता क्यों करते हैं? जी
आशीष जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में हार के डर से कांग्रेस ईडी का नाम ले रही है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ प्रवक्ता जी को कहना चाहूंगा कि ये बहुत हंसने वाली बात लगी मुझे। भूपेश बघेल जी ने नहीं कहा था कि वो वहां से सौरभ चंद्राकर को लेकर आ रहे हैं और वो दुबई में गिरफ्तार हो गया है। ये गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान आया था। और दूसरी बात, भूपेश बघेल की सरकार में 2000 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 234 से ज्यादा आईडीओ को बंद किया गया। और इतनी कार्रवाई करने के बाद ही ईडी को यह पता भी चल पाया था कि इस तरीके का कोई मामला छत्तीसगढ़ से ऑपरेट हो रहा है, जो पूरे देश में चल रहा है और पूरे विदेश में चल रहा है। चलिए छोड़िए, आपने दूसरी बात कही कि बीजेपी में जो कांग्रेस में रहते हैं तो हम उनका बचाव करते हैं। सर, ये दोहरी बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। डेटा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है इस नेता ने, और उसी नेता को फिर थोड़े दिन बाद उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी का माला पहनाते हुए पार्टी में शामिल कर लेते हैं। अमित शाह जी से प्रेस वाले जब ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके आप वो भ्रष्टाचारी नहीं है क्या, तो बोलते अरे चलो भैया ये सब बात न करना, अरे दूसरा क्वेश्चन पूछ लो। तो आप देखिए सर, दोहरा राज चरित्र देश देख रहा है। और रही बात डरने की, तो देखेंगे कि चुनाव में किस तरीके से किस पार्टी का प्रदर्शन रहता है। और ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है देश भर में, वो जल्द बंद करेगी, क्योंकि अब जनता को भी सब समझ आने लगा है। जी मनीष जी, जैसे कि कवासी लखमा कहते हैं कि घोटाले को लेकर जब उन्होंने विधानसभा में बात करी थी और उसी को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है, और एक तरफ कवासी लखमा कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूं, तो ये जो इनके बयान है वो विरोधाभासी नहीं है क्या? निश्चित रूप से देखिए, मैंने कहा है कि जिस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं, विधानसभा के सम्मानीय सदस्य हैं और लगातार सदस्य रहे, एक बार नहीं है, विधानसभा में लगातार सवाल उठाते रहे, तो निरक्षर हो या मुझे आता नहीं है, ये बात तो कतई गले नहीं उतरती। कहीं न कहीं से उनको इन चीजों को समझना होगा कि आप एक जिम्मेदार पद में रहे हैं और इस प्रकार का बयान देकर के आप अपनी जिम्मेदारियों से तो कतई नहीं बच सकते हैं। जो कुछ भी आप पर आरोप लगा रहे हैं उनका आप तार्किक आधार पर या उस पर जवाब दें। लेकिन मुझे लगता है इस प्रकार की बात कहना कि मुझे आता नहीं है और मैं जानता नहीं था, मुझसे साइन करा लिया गया, ये मतलब एकदम ऐसा बयान है जिसको हम ये कह सकते हैं कि बचकाना बयान है, जिस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले भी इस तरीके के बयान देते रहे हैं, वो लगातार जो है चीजें होना और इसमें साइन करवा लेना, उनका नाम की संलिप्तता आना, और उन्होंने यदि संविधान पर कोई सवाल उठाए तो उसके बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये स्थितियां होंगी कि वो विधानसभा में सवाल उठाए तो उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो जाए। इतनी तो स्थिति अभी मुझे लगता है देश में नहीं आ रही। जी निपेंद्र जी, जैसे कि पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि जैसे नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उससे पहले ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव तो बहुत छोटे चुनाव है। देखिए, ईडी या सीबीआई जांच का जो है वो चुनाव से कोई संबंध नहीं है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है किसी नेता के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो। ये अब ईडी को कहीं ना कहीं से जब इनपुट मिलता है और वो सीधे किसी के घर में जाके छापा तो नहीं मार देते हैं। जब ईडी को कोई सबूत मिलता है, कोई ऐसे कागज मिलते हैं, भ्रष्टाचार या घोटाले के आरोप जो है वो कहीं से भी उनको इस तरीके से सबूत मिलता है, और जब जांच करते हैं, पुष्टि होती है, कभी चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, या फिर कोई भी ऐसी जांच एजेंसी हो, बिना किसी सबूत के किसी के ऊपर छापा नहीं मार सकते। उनको कहीं ना कहीं से देखिए, शराब घोटाले में इनके जो नेता अनवर ढेबर, ब्यूरोक्रेसी से अनिल सुकेजा, लक्ष्मीकांत तिवारी, ये सब जो है वो बहुत सा, अमरमणि त्रिपाठी जो है वो क्या बोलते हैं, जेल के भीतर है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। अब उनसे कहीं ना कहीं जो है वो इनपुट मिला होगा, जांच का दायरा जब ईडी ने बढ़ाया तो अब वो कवासी लखमा तक पहुंचा है। देखिए, आगे आगे जांच होने दीजिए, जो भी दोषी होंगे घोटालेबाज और भ्रष्टाचार के, सबको वैधानिक और कानूनी तरीके से सजा होगी। जी आशीष जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके पास ये जो घोटाला हुआ है तो आपके पास इसके कोई प्रमाण है? मेरे पास इसके क्यों प्रमाण होंगे? मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ कि ये घोटाले हुए हैं। अभी तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो ईडी ने आरोप लगाया है, और आने वाले समय में इस बात को देखा जाएगा कि अगर ये घोटाला हुआ है तो इसमें किसकी संलिप्तता थी, कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या जिन पर आरोप लगाया गया वही थे या इसके पीछे कोई और लोग थे। ये जांच होने के बाद जब निर्णय आएगा
तो निर्णय के बाद ये सामने आएगा। हमने पिछले समय पर अतीत में काफी बार देखा है कि जिन पर बड़े आरोप नेताओं पर लगाए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, वो बाद में जो है कोर्ट से, न्यायालय से क्लीन चिट लेकर अपने वापस राजनीति कर रहे हैं। और इसीलिए इन पर संदेह होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईडी को इस्तेमाल करके उन लोगों के खिलाफ प्लांट कर रही है चीजों को, और चुनाव के पहले ही ऐसा क्या टाइमिंग का कोइंसिडेंस बैठता है कि बड़े नेताओं पर इनपुट जो है ईडी को जस्ट चुनाव के पहले ही आता है। बाकी समय पर इनपुट एजेंसी शायद थोड़ा कुछ और काम करती रहती होगी, अमित शाह जी दूसरे काम देते होंगे, उनको लगता है। जी निपेंद्र जी, जैसे कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव से पहले ही ऐसी कार्रवाई क्यों की जाती है? मैंने कहा ना तरुणा जी, ईडी या सीबीआई दूसरी जांच एजेंसियों का जो है वो चुनाव से कोई संबंध नहीं है। उनको जब इनपुट मिलता है तब वो छापे मारते हैं। ये आशीष जी जो है वो आने वाले जो है वो स्थानीय निकाय चुनाव के डर से आती हुई, और कांग्रेस पार्टी जो है वो ईडी की कार्रवाई से इनपुट चुनाव के टाइम पे क्यों मिल रहा है, यही तो पूछा मैंने। इस कार्रवाई का कोई संबंध नहीं है। इन्होंने तो जांच एजेंसी सीबीआई को तो प्रदेश अपने शासनकाल में क्या बोलते प्रदेश में बैन लगा दिया था। ठीक किया था सर। चलिए जी ठीक है। मनीष जी, जैसे कि क्या ईडी की ये रूटीन कार्रवाई है या कोई और कुछ, क्या ईडी को कोई इनपुट मिलता था कि नगरीय निकाय चुनाव से कितना संबंध है इसका घोटाले का? देखिए, कोई भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, और मुझे लगता है ईडी जैसी जो एजेंसियां हैं वो निश्चित रूप से बगैर किसी इनपुट के, बगैर पुख्ता सबूतों के, किसी सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक के खिलाफ में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती है। उसको इन चीजों को पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उनके पास में क्या इंटरेस्ट है, इन चीजों में उसकी संलिप्तता पाई गई और कहां पर इस वजह से उनके खिलाफ जो है जांच की कार्रवाई की गई है, जो निश्चित रूप से उनको सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि चुनावी समय में इस प्रकार की घटनाएं होती है ये कहा जा रहा है, लेकिन देखिए विपक्ष है, विपक्ष का काम है कि इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। मगर एक चीज ये इस पर है कि इस प्रकार की घटनाएं जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी है इस प्रकार की जब जो रेड करती है या कार्रवाई करती है, उसके निश्चित रूप से उनके पास में कुछ न कुछ इनपुट मिला होगा, या पुरानी जो जांचें चल रही है उन जांच में कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसको मिले होंगे जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई होगी। जी, अब तो कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है घोटालेबाज, अब कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। देखना होगा कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। सवालों के घेरे में पूरी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।